नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी। आपका चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपके साथ कोशिश ये की जाएगी कि आपकी जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं वो रेगुलर रहें। ठीक है, देखिए अभी तक जो हमने करंट पढ़ा है वो शायद हमने मार्च 2024 तक का करंट कवर कर लिया है। ठीक है, गैप भले ही हो गया हो लेकिन करंट में कमी नहीं आएगी। अब जो मैं आपको करंट कराने वाला हूं ये अप्रैल, मई और जून, ठीक है, इन 3 महीनों का करंट पहले लेकर चलूंगा। उसके बाद आपकी क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बस वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ 2024 के अप्रैल मई जून के जो 2024 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूं किसी भी चैनल पर आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, डेली की 10-10 न्यूज मिल जाएंगी, लेकिन मैं डेली करंट नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि एक दिन छोड़कर कराऊं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए बेस्ट जितना हो सकेगा उसमें से भी बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ही न्यूज उठाकर लाऊंगा। ठीक है, और जहां तक कोशिश रहेगी कि डेली की 15 न्यूज हम जिस भी वीडियो को हम कवर करेंगे उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 15 न्यूज ही कवर करेंगे। ठीक है, और वो 15 की 15 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और सभी को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भाई किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो भैया इनका नाम है विनोद गनात्रा को कौन से अवार्ड, नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता हैं और उनके योगदान के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो अवार्ड है वो इन्हें दिया जाएगा। अगर बात करें विनोद गनात्रा की तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय होंगे। ठीक है, पहले भारतीय हैं। इन्होंने लगभग अब तक 400 से प्लस डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज रीलों का संपादन और निर्देशन किया है, डायरेक्शन किया है। ठीक है, इन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए 25 मल्टीपल टेलीविजन कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है। ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं 25 जो बच्चों और युवाओं को प्रेरित करते हैं या उनके लिए उपयोगी हैं। आगे बात करें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के सभी देशों पर निगाह रखती है कि कौन से देश के पास हथियार ज्यादा हैं, कौन सा देश हथियार ज्यादा बना रहा है, कौन सा देश आयात ज्यादा कर रहा है हथियारों का, कौन सा देश निर्यात ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों पर, सब चीजों पर निगाह रखने के लिए एक संस्था है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, कब की रिपोर्ट है भाई, जून 2024 की रिपोर्ट है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार रखने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। परमाणु हथियार रखने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है भाई, तो भारत का 6ठा स्थान है। मतलब भारत से 5 देश उसके ऊपर हैं जिनके पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल परमाणु हथियारों की अगर बात करें तो टोटल जितने परमाणु हथियार हैं उनका 90% रूस और अमेरिका के पास है। मतलब विश्व में जितने भी परमाणु हथियार हैं, देखिए मैं जो आपको अब जितनी भी न्यूज कराऊंगा बिल्कुल डिटेल से, सरलता से और आराम से चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, बहुत आराम से न्यूज को कवर किया जाएगा। परमाणु हथियार जितने भी हैं विश्व में, जितने भी विश्व में परमाणु हथियार हैं उसका 90% रूस और अमेरिका के पास है। समझ रहे हो, इतने ज्यादा हथियार हैं इन दोनों के पास। भारत दुनिया में परमाणु हथियार रखने वाला 6ठे नंबर पर है। रिपोर्ट की अगर माने, सिप्री की रिपोर्ट की अगर माने तो वर्तमान में 12,121 परमाणु हथियार हैं। 12,121 परमाणु हथियार भारत में नहीं है, वर्ल्ड में।
वर्ल्ड में 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 9,585 हथियार सैन्य भंडारों में रखे गए हैं, यानी कि आर्मी को सौंप दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हाँ भाई, परमाणु हथियार रखने वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने अभी बात की कि अमेरिका के पास और रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, और भारत से ऊपर 5 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार ज्यादा हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं जो थर्ड में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं? तो फर्स्ट नंबर पर है रूस, सेकंड नंबर पर अमेरिका और थर्ड नंबर पर चीन। इनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। चलिए, ये तो बात हो गई परमाणु हथियार रखने की। अब बात करते हैं कि 2019 से लेकर 2023 के बीच किसने सबसे ज्यादा जो हथियार हैं वो बेचे हैं। सबसे ज्यादा हथियार किसने बेचे हैं? तो भाई सबसे ज्यादा अमेरिका ने, दूसरे नंबर पर रूस ने और तीसरे नंबर पर फ्रांस ने सबसे ज्यादा परमाणु हथियार या हथियार बेचे हैं। आगे बात करें सिपरी की बात करते हैं, तो इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस संस्था की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, जो कि पड़ता है स्वीडन में, और इसके जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है डैन स्मिथ। क्या नाम है भाई? डैन स्मिथ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाई कि जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, राष्ट्रीय योगा दिवस सुना होगा, योगा दिवस सुना होगा, ओलंपिक्स सुना होगा, ओलंपियाड क्या है? योग ओलंपियाड क्या है? ठीक है, तो जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? पहले हम ये देखते हैं। तो भैया इसका उद्घाटन हुआ है कर्नाटक में। कहां हुआ है? कर्नाटक में। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड एक प्रोग्राम चलाया गया है, किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो भाई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है। कितने दिन का? 3 दिन का, जिसको हम कहेंगे नेशनल योग ओलंपियाड, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, जिसमें 400 से अधिक छात्र और 100 से अधिक टीचर्स भाग ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है क्या। तो शिक्षा के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से योग को बढ़ावा देना, योग को प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्देश्य है। ठीक है, कर्नाटक में शुरू हुआ है। तो भैया कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, जिन्होंने मैसूर में कर्नाटक राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, उद्घाटन किया था। आगे बात करें, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए, नेशनल योग ओलंपियाड 2024 की बात करते हैं। तो भैया इसका थीम बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इसका थीम है स्वयं और समाज के लिए योगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सबको पता है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, जिन्होंने ही उद्घाटन किया है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आज का अगला क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 कब मनाया गया भाई? तो यह मनाया गया आपका 20 जून को। कब मनाया गया? 20 जून। रिफ्यूजी किसी देश के लोग जब किसी और देश में रहने जाते हैं तो शरणार्थी, शरण लेने वाले। ठीक है, ध्यान रखना, शरणार्थी शब्द अलग होता है, प्रवासी शब्द अलग होता है। प्रवासी होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाए या निवास के लिए जाए, तो ठीक है, वो अलग होता है प्रवासी। और शरणार्थी जो शरण ले उस देश में जाकर या उस जगह पर जाकर। ठीक है, तो विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 कब मनाया गया भाई? 20 जून को मनाया गया। यह प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। देखिए, जैसे शरणार्थियों में, रिफ्यूजियों में नाम आता है किसका? बांग्लादेश। भारत में अगर बात करें तो भारत में जो रिफ्यूजीज हैं
जो शरणार्थी हैं वो कौन है, बांग्लादेशी। तो उनकी स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, या किसी और भी कोई और देश के भी लोग हो सकते हैं, उनकी स्थिति लोगों को पता चल सके, इसलिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इसकी थीम के ऊपर बात करते हैं तो भैया शरणार्थियों के साथ एकजुटता, एकजुटता से काम लें, सॉलिडिटी विद रिफ्यूजी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। विश्व भर में पहली बार जून 2001 को, विश्व भर में पहली बार जून 2001 को यह दिवस मनाया गया था। ठीक है, यानी कि इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2001 से। क्लियर है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में सड़क दुर्घटना में, जून 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा, 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाली सरकार कौन सी है। मतलब इस सरकार ने यह कहा है कि जून 2024 में सड़क दुर्घटना में जितने भी कर्मचारी मारे जाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, बीमा मुआवजा मिलेगा। तो भैया कर्नाटक की सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने यह बात रखी है। ठीक है, कर्नाटक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के तो मुआवजे की बात कर रहा है। कब, मृत्यु पर, मृत्यु पर। ठीक है, और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन विभाग ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 4 कर्मचारियों के आश्रितों को ऑलरेडी 1-1 करोड़ रुपए दे दिए हैं। ठीक है, 4 कर्मचारियों की जान जा चुकी है, जिसके लिए कर्नाटक सरकार ने उन्हें 1-1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इसके अलावा अगर सेवा के दौरान किसी बीमारी के कारण मरने पर 23 कर्मचारियों को सरकार ने कितने, 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। अगर सड़क परिवहन के अंतर्गत कोई कर्मचारी कर्नाटक में अगर बीमारी के कारण मारा जाता है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर दुर्घटना के कारण मारा जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। ऐसा कर्नाटक सरकार कर रही है। चलिए कर्नाटक के बारे में अभी हमने बात की थी, फिर से बात कर लेते हैं कि कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी भैया, 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धरमैया। और क्या कहते हैं, राज्यपाल कौन है भाई, तो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इतने आप लोग इस वीडियो को शेयर वेयर कर दो, जरा लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़े, कर दिया होगा। जून 2024 में समाचार पत्रों में रही, एक समाचार पत्रों में चर्चा में एक स्कीम बहुत ज्यादा रही है जून 2024 में। उस योजना का नाम है डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम। ये किस राज्य ने शुरू की है और क्या है, तो भैया इस किस कार्यक्रम के द्वारा यह स्कीम शुरू की गई है, तो भाई इस कार्यक्रम को शुरू किया है, इस योजना को शुरू किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने। आयुष्मान भारत भारत सरकार द्वारा जारी 2017-2018 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत गरीब एवं वंचित परिवार को, गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है प्रति वर्ष, आयुष्मान भारत के तहत। अब इसी मिशन के तहत एक योजना चलाई गई है, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। ये क्या है, तो भाई केंद्र सरकार ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए, देखिए आप, मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि आप मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके बोन में, हड्डी में कोई दिक्कत है, तो आपने किसी हड्डी के डॉक्टर को दिखाया, उसने एक्सरे कराया, आपको उसकी दवाई अच्छी नहीं लगी, आप दूसरे के पास गए, तो दूसरा भी एक्सरे कराएगा, फिर किसी और के पास गए, वो अपना फिर कराएगा। तो इसीलिए बार बार किसी चीज के लिए परेशान ना होना पड़े, इसलिए क्या हो जाएगा, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य द्वारा कौन सी डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जून 2025 में, ठीक है, जून 2025 तक चलाई जाएगी,
जून 2025 तक चलाई जाएगी। यह योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 1 जनवरी 2023 से लॉन्च की गई थी, 1 जनवरी से लॉन्च की गई थी और 30 जून 2025 तक चलेगी। ठीक है, चलिए लगभग 1.5 साल के आसपास तक चलेगी। आगे बात करते हैं इसके बारे में। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम का उद्देश्य है भारत में डिजिटल स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना, पात्रता में स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल समाधान कंपनियों में शामिल होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहां हुई है। पहले ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और अमेरिका के बीच बैठक होगी। ठीक है, किस चीज पर बैठक होगी, तो भैया प्रौद्योगिकियों पर, महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर बैठक होगी। तो ये कहां आयोजित की गई, तो भैया ये दिल्ली में आयोजित की गई है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है भारत और अमेरिका के बीच की ये बैठक। महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर दूसरी बैठक हुई है भारत और अमेरिका की। ठीक है, जो कि दिल्ली में आयोजित हुई है। अगर इसमें बात करें कि इसमें भाग किसने लिया है, तो भैया इसमें भाग लिया है भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलिवन ने। मतलब ये जो बैठक हुई है ये राष्ट्रीय सलाहकारों के बीच हुई है। भारत के राष्ट्रीय सलाहकार कौन है आपको पता है, अजीत डोभाल, और अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार हैं सुलिवन। ठीक है, आगे बात करें। मोदी सरकार के तीसरे शपथ के बाद सुलिवन की यह पहली भारत यात्रा थी। आईसीईटी का उद्देश्य इस प्रौद्योगिकी जो महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी में जो बैठक है, इस बैठक का उद्देश्य अंतरिक्ष, अर्धचालक, दूरसंचार, क्वांटम तकनीकी प्रौद्योगिकी, स्वस्थ ऊर्जा, इन सब के ऊपर चर्चा करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आगे बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ, किसने, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया गया है। ठीक है, पुनः निर्माण करके उसका उद्घाटन हुआ है। तो क्वेश्चन यही है कि किसने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों के निकट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है भाई, तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दो देशों के बीच सहयोग की प्रणाली के रूप में की गई थी। यानी कि नालंदा की जो बात की गई थी वो आज से नहीं की गई थी, भारत और पूर्वी देशियों का जो सम्मेलन हुआ था उसी समय भारत ने इस बारे में चर्चा कर दी थी। ठीक है, इसमें 17 देशों ने भाग लिया था, 17 देशों ने। चलिए आपसे एक बात बता देता हूं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे बनवाया किसने था, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1199 में ध्वस्त किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये उस समय वर्ल्ड का एजुकेशन सेंटर था ये। ठीक है, देश विदेश से लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिश्रित मार्शल आर्ट एक युद्ध प्रणाली या ये कह सकते हैं लड़ने के तरीके की एक कला होती है मार्शल आर्ट। ठीक है, जिसमें युद्ध के और लड़ने की कलाएं सिखाई जाती हैं। तो यहां बात चल रही है मिश्रित मार्शल आर्ट, सभी मार्शल आर्ट को मिलाकर मिश्रित मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है, तो भैया इनको देख रहे हो, ये कौन है, इनका नाम है संग्राम सिंह भारतीय कुश्ती जगत में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पूर्व कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, और इनकी बात करें तो इस कदम के साथ इन्होंने एमएमए को अपना लिया है, एमएमए यानी कि मिश्रित मार्शल आर्ट, और ये पहले पहलवान बन गए हैं मिश्रित मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। ये जो है आपका जून 2024 में पुलिस ने भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 1 मिनट यातायात योजना की शुरुआत कहां की है। 1 मिनट यातायात का मतलब, हाँ इस समय आप देख रहे हो गर्मी बहुत है। ठीक है, तो लोग
कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं? शिमला, मसूरी, ऐसी जगहों पर घूमना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी हिल स्टेशन है वहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई है। ज्यादातर लोग अपनी कार लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से जो रोड होते हैं, पहाड़ों के रोड पहले से छोटे होते हैं और उसमें जाम लगने की ज्यादा संभावनाएं बन गई हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं उतना ही जाम लगता जा रहा है, घंटों घंटों जाम लगा रहता है। इसीलिए शिमला हिमाचल प्रदेश में एक योजना चलाई गई है, 1 मिनट यातायात योजना। इसके तहत पुलिस क्या करेगी, जितने भी गाड़ी चालक हैं उन्हें 30 से 40 सेकंड रोक कर रखा जा करेगा। 30 से 40 सेकंड रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, फिर 30 से 40 सेकंड रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे, जिसकी वजह से लगभग 1 मिनट तक एक मिनट में उनको रोकना और छोड़ना, ऐसे करके ये प्रक्रिया चलेगी तो धीरे धीरे यातायात क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो 1 मिनट यातायात योजना की शुरुआत किसने की है? जो आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में। शिमला में भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राज्य की राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए और यातायात के समय को कम करने के लिए शहर में 1 मिनट यातायात योजना की शुरुआत की है। शिमला में वाहनों की संख्या की बात करें तो भैया इस समय 80,000 से ज्यादा वाहन पहुंच चुके हैं वहां पर। ठीक है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं शिमला, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी शामिल हैं। ठीक है, आगे बात करें इस योजना के बारे में थोड़ी सी, तो इस योजना के अनुसार शिमला में प्रवेश करने वाले 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हर मिनट में मोटर वाहनों को 20 से 30 सेकंड के लिए छोड़ा जाएगा और 40 से 30 सेकंड के लिए रोका जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो राजधानी है वो शिमला है। ये देख रहे हैं आप ये शिमला के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, और इनके राज्यपाल हैं इसके शिव प्रसाद शुक्ला। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, G7 देशों ने किस देश को, G7 कंट्रीज आपको पता है, पहले भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, 7 देशों का एक ग्रुप है। कौन कौन से हैं आगे बात करेंगे। G7 देशों ने किस देश को 50 अरब डॉलर का उधार दिया है? ठीक है, एक सहमति के तहत। तो भैया ये यूक्रेन को दिया है। G7 देशों ने, क्योंकि यूक्रेन आपको पता है रशिया और यूक्रेन का बीच लगातार युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो यूक्रेन की स्थिति को संभालने के लिए, यूक्रेन की स्थिति को बनाए रखने के लिए G7 कंट्रीज ने यूक्रेन को कितना, 50 अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया है। G7 के प्रमुख देशों के नेताओं ने यूक्रेन को 50 अरब डॉलर का देने की घोषणा की है। इसमें 2022 में मॉस्को द्वारा, रूस की राजधानी मॉस्को द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने के बाद फ्रीज की गई नई रूसी गलतियों का ब्याज उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मॉस्को रूस की राजधानी, उस पर जो पेनल्टी लगी है उसी पेनल्टी से यूक्रेन का क्या किया जाएगा, यूक्रेन को ऋण दिया जाएगा। यह राजनीतिक समझौता दक्षिण इटली में हुआ है। ठीक है, G7 लीडर्स के वार्षिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में। अच्छा, ये हुआ कब से कब तक है? तो 13 से 15 जून 2024 को हुआ है। ठीक है, अब बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो भैया इसकी अध्यक्षता की है जियोर्जिया मेलोनी ने। जियोर्जिया मेलोनी ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, इस आयोजन में 7 सदस्य, 7 देशों के नाम आपको पता ही है। यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इटली की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ कार्य सत्रों में भाग लेने के लिए 12 देशों और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया है। ठीक है, G7 में 7 देश आते हैं और इसके अलावा 5 और 12, ठीक है, 12 देशों ने मिलकर और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर इस मीटिंग को अटेंड किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है? ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, जिन्होंने एक योजना चालू की है, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, और इस योजना को कितने रुपए देने की बात की गई है? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के मंत्री हैं पेमा खांडू। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए देने की मंजूरी की गई है। इस योजना से राज्य भर में लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। कितने? 80,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना की अगर बात करें, इस योजना के तहत 60 से अधिक आयु के बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन मिला करेगी।
क्या मिला करेगी? पेंशन मिला करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जून 2024 में, जून 2024 में वैश्विक फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 23 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। तो इन्हें तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई कौन है ये। ठीक है, इनका नाम है विराट कोहली। वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली की टोटल वैल्यूएशन कितनी है? 227.9 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं। ठीक है, ये 2022 में 176.9 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य से 30% की वृद्धि है, यानी कि 30% ज्यादा हो गया। पिछले 2022 में इनकी कितनी थी? 176.9 मिलियन डॉलर। अब कितनी है? अब है 227.9 मिलियन डॉलर। आगे बात करें इन्होंने किस किस को पीछे छोड़ा है भैया। कोहली की बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है? 203.1 मिलियन डॉलर। ठीक है, पहले नंबर पर विराट कोहली हो गए, दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह और तीसरे नंबर पर शाहरुख खान। टोटल नेटवर्थ इनकी ये रही भाई आपके सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का महासचिव नियुक्त किया है? नाटो एक ऐसा ग्रुप है जो किसके? इंग्लैंड का ग्रुप है, जो रूस के खिलाफ कार्य करता है। ठीक है, रूस के विरुद्ध कार्य करता है। तो इसके अगले महासचिव किन्हें बनाया गया है? मार्क रूटे को। मार्क रूटे को डच प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। ठीक है, क्योंकि डच जो देश है वो भी इंग्लैंड के इस नाटो ग्रुप में शामिल है। डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? जेंस स्टोलनबर्ग का स्थान लेंगे। ठीक है, स्टोलनबर्ग का कार्यकाल 2014 से शुरू हुआ था, 10 वर्ष, 1 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कौन बनेंगे? मार्क रूटे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे नाटो के बारे में। तो स्टोलनबर्ग के पदभार ग्रहण करने के बाद 4 देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि इनसे पहले, मार्क रूटे से पहले जो इस समय वर्तमान में है वो कौन है? स्टोलनबर्ग। इनके कार्यकाल में मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्य बन चुके हैं। ये 4 देश। नाटो क्या है? इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं। ठीक है, इसके 32 सदस्य हैं। और अभी हाल ही में जो नए सदस्य बने हैं वो कौन बने? स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड और नए सदस्य बन चुके हैं। अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो भैया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये 21 जून को ही मनाया जाता है। आपको पता है 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपको पता है योग दिवस की शुरुआत 2016 से हुई थी, 2016 से हुई थी। प्रतिवर्ष ये 21 जून को मनाया जाता है। 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। 2024 में इसका 10वां संस्करण था। ठीक है, 10वां संस्करण। चलिए, इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग के जरिए स्वस्थ और निरोगी जीवन के प्रति जागरूक करना था। ठीक है, सॉरी 2016 से नहीं हुई थी, 2014 से हुई थी इसकी शुरुआत। 2014 से हुई थी इसकी शुरुआत और इसीलिए 2024 में इसका 10वां संस्करण है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को योग के द्वारा स्वस्थ रखा जा सके और निरोगी रखा जा सके। ठीक है, इस बार की थीम याद रखेंगे, स्वस्थ और समाज के लिए योगा, स्वयं और समाज के लिए योगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, ये ओलंपियाड अलग है, योग दिवस अलग है। ठीक है, पहली बार 2015 में मनाया गया था, इसका भी ध्यान रखेंगे। शुरुआत 2014 से ही हो गई थी। क्लियर? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ये आज आपकी इंपॉर्टेंट 15 जितनी भी क्लासेस मैंने जितने भी करंट कराया है ये सभी इंपॉर्टेंट है, सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। बस वीडियो को अब लगातार कंटिन्यू रखने का प्रयास किया जाएगा, एक दिन छोड़कर आपकी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।